अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ये हम उसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन में इसको कंटिन्यू करते हैं, उसको आज कंप्लीट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंटर चैप्टर नंबर 2 से स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, और उससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, कितने टाइप्स के मसल्स होते हैं, क्या होता है। आज हम बात करते हैं इसकी फिजियोलॉजी की, इसका फंक्शन, ये बेसिकली वर्क कैसे करता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे करता है, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, किस तरह से लाइट बैंड स्लाइड करता है डार्क बैंड के ऊपर, आज इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और फिर उसी के बिल्कुल नीचे हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में बनाएंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको यकीनन याद होगा लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि एक डार्क बैंड होता है और उस डार्क बैंड को कवर करते हैं 6 लाइट बैंड्स। तो यहाँ पे मैं 3D नहीं बना सकता, इतनी अच्छी मेरी ड्राइंग नहीं है। जो थोड़ी बहुत ड्राइंग है उसके मुताबिक यहाँ पर हम एक ऐसे लाइन लगा देते हैं कि जी दिस इज लाइट बैंड, सो दिस इज लाइट बैंड, ठीक है। देन डार्क बैंड, ये डार्क बैंड मौजूद है, ठीक है, और इसके साथ यहाँ पे हम लाइट बैंड बना देते हैं। देन अगेन डार्क बैंड, तो याद रखिएगा इस पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एक डार्क बैंड को अप्रॉक्सीमेटली 6 लाइट बैंड्स कवर करते हैं। इसी तरह से हमने डिस्कस किया था एक डार्क लाइन होती है लाइट बैंड्स पर जिसको हम कहते हैं जेड लाइन, जो बेसिकली डिमार्केशन होती है, जो कि लिमिटेशन होती है किसी भी लाइट और डार्क बैंड्स की लिमिट का, मसल्स की लिमिट बताता है। इसी तरह से स्केलेटल मसल्स वॉलंटरी इन एक्शन है। ऑब्वियसली इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS कंट्रोल करेगा, दैट कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो CNS इसे कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक नर्व, इस जगह पर एक नर्व आएगी, और अगर आपको याद हो तो न्यूरॉन के साथ ये मौजूद है स्ट्रक्चर इसका, और यहाँ पर मौजूद होते हैं इसके साइनेप्टिक बटन्स, साइनेप्टिक नोब्स दैट कंटेन न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर है, और अगर आपको याद हो साइनेप्स, जब हम नर्व इम्पल्स पढ़े थे तो मैंने उसमें आपको बताया था साइनेप्स के लिए 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, देन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो जो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन होता है, अगर इसके साइनेप्टिक क्लेफ्ट के साथ पोस्ट साइनेप्टिकली अगर मसल सेल मेम्ब्रेन है, अगर मसल मौजूद है, तो इसको कहते हैं मोटर एंड प्लेट। क्या नाम देंगे इसको? मोटर एंड प्लेट। कब कहेंगे? जब पोस्ट साइनेप्टिकली, ये प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, पोस्ट साइनेप्टिकली अगर मसल सेल मेम्ब्रेन है, मसल मेम्ब्रेन है, तो उसको नाम देते हैं मोटर एंड प्लेट। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे कि इन अ साइनेप्स इफ पोस्ट साइनेप्टिकली मसल इज प्रेजेंट, अगर पोस्ट साइनेप्टिकली मसल मौजूद है साइनेप्स में, तो उसको हम नाम देते हैं मोटर एंड प्लेट का। यहाँ पर याद रखिएगा, अब हम स्टार्ट लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, स्टेप्स लिखते हैं, आसान लफ्ज़ों में स्टेप्स बनाते हैं, और स्टेप्स के साथ हम इसे समझते जाएंगे। सबसे पहला काम वो क्या काम है? वो है रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। यहाँ पे जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो बेसिकली होता है एसिटाइल कोलिन, जो कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल करवाता है। तो पहला काम क्या होगा? रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर। याद रखिएगा, ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या काम करवाएगा? ये पहला काम करवाएगा, ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, जब न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज हुआ, इसका काम क्या होगा? मैं इसको एंटी कर रहा हूँ, न्यूरोट्रांसमीटर एंटी। न्यूरोट्रांसमीटर्स releases
calcium from sarcoplasmic रेटिक्यूलम। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या हुआ कि रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, देन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीजेस, जो कि रिलीज हो चुका है वो क्या करेगा, कैल्शियम रिलीज करवाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कैल्शियम बाइंड्स विथ ATP to form कैल्शियम ATP कॉम्प्लेक्स। अब जो सारा काम है वो इसी कैल्शियम और ATP कॉम्प्लेक्स का है। ये क्या करते हैं, ये कैल्शियम ATP कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे मैं एरो इसको अलग कर देता हूँ क्योंकि अब जो काम है वो कैल्शियम ATP कॉम्प्लेक्स का है। कैल्शियम ATP कॉम्प्लेक्स क्या करेगा वो देखने का था। सबसे पहला काम क्या होता है, ये फॉर्म करवाता है फॉर्मेशन ऑफ bulbous bridge from dark band। कैसे देखें आप इसे, ये आपके पास डार्क बैंड्स मौजूद हैं, डार्क बैंड से ये इस तरह के बल्बस ब्रिज बनेंगे, ठीक है। तो डार्क बैंड के बल्बस ब्रिज की फॉर्मेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, रिकॉल कीजिए मैंने आपसे कहा था कि जो लाइट बैंड है इट इज फॉर्म बाय 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, और उसमें जो सबसे लोअर साइड पर था आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था दिस इज एक्टिन। एक्टिन के ऊपर ट्राइमेरिक फॉर्म के अंदर मौजूद है ट्रोपोनिन, और इसके ऊपर मौजूद है ट्रोपोमायोसिन। तो ये क्या करेगा, बल्बस ब्रिज जिसको हम एक्टोमायोसिन ब्रिज भी कहते हैं, ये एक्टोमायोसिन ब्रिज बनाने के बाद यहां से स्लाइड करवाएगा, इट स्लाइड्स ट्रोपोमायोसिन एंड exposes troponin। ये जो सबसे ऊपर ट्रोपोमायोसिन था ये यहां से स्लाइड हो जाएगा, ये यहां से मूव कर जाएगा, और जब ये यहां से मूव कर जाएगा तो एक्सपोज क्या होगा, ट्रोपोनिन। फॉर एग्जांपल मुझे देखें आप, सुने, मेरे बैक साइड पर जो व्हाइट बोर्ड है दैट इज एक्टिन, आई एम ट्रोपोनिन। मेरे सामने एक बड़ी सी चादर लगी हुई, एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, दैट इज ट्रोपोमायोसिन। कैल्शियम ATP कॉम्प्लेक्स बना, वो क्या करेगा, इस ट्रोपोमायोसिन को यहाँ से स्लाइड कर देगा। मेरे सामने से जब चादर हट जाएगी तो एक्सपोज कौन हुआ, ट्रोपोनिन। मैं क्या करूँगा, यानी ट्रोपोनिन क्या करेगा, बल्बस ब्रिज को पकड़ेगा, कैप्चर करने के बाद अटैच कर देगा विद द एक्टिन। ट्रोपोनिन अटैच नहीं होगा, ट्रोपोनिन प्रोवाइड करेगा अटैचमेंट बल्बस ब्रिज की टुवर्ड्स एक्टिन। तो ये याद रखिएगा, ट्रोपोनिन क्या करेगा, ट्रोपोनिन प्रोवाइड्स अटैचमेंट ऑफ बल्बस ब्रिज विथ एक्टिन। तो ये जो बल्बस ब्रिज है, अब मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ, ये बल्बस ब्रिज इस तरह से इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये बल्बस ब्रिज टिल्टेड फॉर्म में इस तरह से अटैच हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अब जब ये अटैच हो गया, अब ये क्या करेगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम डार्क बैंड, मेरे ये 2 बल्बस ब्रिज हैं, मैंने इसको कैसे पकड़ा हुआ है, लाइट बैंड्स को। मैं अपनी जगह पे रहूँगा और मैं इस तरह से इसको स्लाइड करवाऊँगा, यानी ये 2 मेरे पास लाइट बैंड्स हैं, ये 2 लाइट बैंड्स ये इस तरह से स्लाइड करेंगे। डार्क बैंड अपनी जगह पे रहेगा, वो मूवमेंट नहीं करेगा, वो मूवमेंट करवाएगा और स्लाइड बैंड उसके ऊपर ऐसे स्लाइड करेगा।
क्लियर हो गई ये बात? तो अब जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा नेक्स्ट में, मैं यहीं पे बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। कैसे? देखें, ये डार्क था, ये सॉरी डार्क था, ये लाइट था, अब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा। तो ये आपको नज़र आएगा कुछ ऐसे बल्बस ब्रिज की पोजीशन इस तरह से। ठीक है, और जो लाइट बैंड था वो स्लाइड कर जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं ताकि ये आपको समझ आ जाए। ये जेड लाइन है, यहाँ पर भी इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, ये हो जाएगी जेड लाइन, और यहीं पे इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये डार्क, ये लाइट बैंड है, देखें इसको, ये लाइट बैंड है। ठीक है, और जो ये जेड लाइन थी, अब ये जेड लाइन आ जाएगी इस पॉइंट पर, क्योंकि ये भी तो मूव करेगी। ये जेड लाइन जो है अब ये आ जाएगी इस पॉइंट पर। तो यहाँ पर ये जेड लाइन थी, कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ये जेड लाइन इस जगह पर आ गई, यानी ये थी जेड लाइन प्रीवियस बिफोर कॉन्ट्रैक्शन, ये आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन जेड लाइन यहाँ पर आ गई, और यहाँ पर यही बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा बल्बस ब्रिज। तो इसने इसको कॉन्ट्रैक्शन कर दी। ठीक है, अब आप देखें इसमें साइजेस किस किस के फ़र्क आएगा। आपके पास कौन कौन से बैंड थे? नंबर 1 इज़ आई बैंड, नंबर 2 इज़ ए बैंड, नंबर 3 इज़ एच बैंड, नंबर 4 इज़ सार्कोमर। आप देखें फ़र्क क्या आएगा। मैं इसको डॉटेड लाइन में बनाता हूँ, गौर से देखिएगा। ये डॉटेड लाइन ये थी आई बैंड, ये था ए बैंड, और ये था सारा का सारा एच जोन। देखिए मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ, ये है एच बैंड। ठीक है, और ये वाला जो साइड है ये है ए बैंड। ठीक है, और ये वाला जो पूरा साइड था ये था आई बैंड। अब देखिए आई बैंड पहले इतना था, यहां तक था, अब आई बैंड कितना रह गया? सिर्फ ये हिस्सा रह गया। तो आई बैंड का साइज डिक्रीज हुआ है, ये है रिलैक्स्ड फॉर्म में, ये है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन। तो आई बैंड का साइज कम हुआ। पहले ए बैंड का ये छोटा सा साइज था, अब ए बैंड देखिए कितना हो गया, ये सारा का सारा ए बैंड। तो ए बैंड का साइज इंक्रीज हुआ है। एच बैंड कितना बड़ा था, अब एच बैंड सिर्फ इतना सा रह गया, तो एच बैंड का साइज डिक्रीज होगा। पहले सार्कोमेयर, जेड लाइन इधर थी, सार्कोमेयर ये बीच का डिस्टेंस था, जब ये कॉन्ट्रैक्शन हुई तो एक दूसरे के करीब आ गई, तो सार्कोमेयर भी डिक्रीज हो गया। तो इन अ सिंपल वे जो आपको याद रहे, सिर्फ और सिर्फ ए बैंड का साइज इंक्रीज होगा, बाकी तमाम के तमाम बैंड्स का साइज डिक्रीज होगा। याद रखिएगा, चाहे सार्कोमेयर हो कुछ भी हो, सब डिक्रीज हो रहा है सिवाय किसके? ए बैंड के। तो याद रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये सारे स्टेप्स होंगे और ये वापस से अपनी पोजीशन में चला जाएगा आफ्टर रिलैक्स। यहाँ पे एक और पॉइंट जो आपने याद रखना है, इसको एनर्जी कौन देता है? एनर्जी याद रखिएगा मिलती है पहले ग्लाइकोजन से, ग्लाइकोजन चेंज होगा इनटू ग्लूकोज, फिर उसके बाद ये ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ये प्रोड्यूस करेगा एनर्जी। लेकिन कब? जब ये एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा, एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी मिलता है। लेकिन अगर आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज करेंगे, मैं इसे मेंशन कर देता हूं, अगर आप स्ट्रेनस एक्सरसाइज करेंगे तो स्ट्रेनस एक्सरसाइज में याद रखने वाला पॉइंट ये है कि इसके अंदर एन एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वजह से क्या बनेगा? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वजह से बनेगा लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड क्या करता है? ये मसल फटीग करता है, मसल्स को थका देता है।
तो मसल्स हो जाएंगे फटीग। हम चाहते हैं इस मसल को दोबारा से रीएक्टिवेट करें, दोबारा से इसको काम करवाएं। क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे। हम रेस्ट करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन इनहेल होगी, हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, ऑक्सीजन जाके लैक्टिक एसिड को ब्रेक कर देगी। उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को, उस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को दैट ब्रेक्स लैक्टिक एसिड, उसको हम कहते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। क्या नाम देंगे? ऑक्सीजन डेप्थ। तो ये जो मसल फटीग हुआ है इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। सो व्हाट इज ऑक्सीजन डेप्थ? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिमूव लैक्टिक एसिड, वो ऑक्सीजन जो रिक्वायर्ड हो लैक्टिक एसिड को ख़त्म करने के लिए, उसको हम नाम देंगे ऑक्सीजन डेप्थ का। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। यहीं पे एक और बात करते हैं। एक इसमें हम पढ़ते हैं मसल में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है क्रिएटिन काइनेज। मैं यहाँ पर इसको अलग से मेंशन कर देता हूँ। क्रिएटिन फॉस्फेट, सॉरी क्रिएटिन काइनेज तो एंजाइम है। क्रिएटिन फॉस्फेट एक मॉलिक्यूल है जो मसल के अंदर मौजूद होता है। ये बाय द प्रोसेस ऑफ डीफॉस्फोराइलेशन प्रोवाइड्स एनर्जी टू मसल। और खुद किस में कन्वर्ट होगा? खुद कन्वर्ट होगा क्रिएटिनिन में। और याद रखिएगा क्रिएटिनिन इज अ नाइट्रोजीनस वेस्ट। तो ये क्रिएटिन फॉस्फेट से एनर्जी मिलेगी, जैसे यहाँ मिल रही थी, एग्जैक्टली ये भी एनर्जी देगा। और उसके बाद ये क्रिएटिनिन में चेंज होकर ये वेस्ट में, नाइट्रोजीनस वेस्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, और उसके बाद इसे हम ख़त्म करते हैं। दैट इज ऑल और नन लॉ और ऑल और नो रिस्पॉन्स। इसको याद रखने वाला पॉइंट बहुत आसान सा है। याद रखिएगा स्केलेटल मसल में, फॉर एग्जाम्पल हम बाइसेप लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए। इसमें 100 मसल्स हैं। जो नर्व आ रही है ना, जिसने मसल को कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, वो 100 के 100 मसल्स को एक्टिवेट करेगा तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एक को भी मिस कर दिया, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। याद रखिएगा, या तो ऑल या फिर नो रिस्पॉन्स। या तो सबके सबको एक्टिवेट करो, नहीं तो वो एक्टिव नहीं होगा। क्लियर हो गई ये बात? तो ऑल और नो रिस्पॉन्स एक्टिवेट। इफ यू वांट टू कॉन्ट्रैक्ट स्केलेटल मसल, एक्टिवेट्स ऑल टाइप ऑफ ऑल मसल फाइबर्स। सारे मसल फाइबर्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, तब वो होगा। जबकि इसके बिल्कुल अपोजिट, पैराडॉक्सिकल कार्डिक मसल के साथ है। एक मसल को एक्टिव करें, बाकी वो सारे मसल्स को खुद एक्टिवेट करते हैं। एक को आप कह दें कॉन्ट्रैक्शन करनी है, वो बराबर वाले को कहेगा एक्सक्यूज मी कॉन्ट्रैक्शन करनी है। करते करते दिस प्रोसेस इज टर्म्ड सिंसाइशियम व्हिच इज सीन इन कार्डिक मसल, नॉट इन स्केलेटल मसल। सो यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? या तो सब या फिर कोई भी नहीं। काफ़ी अच्छी यूनिटी इनमें। सो ऑल और नो रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। इसको पढ़िएगा, इससे रिलेटेड कोई बात हो, कोई कन्फ्यूजन हो, मुझसे ज़रूर पूछें। मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत सारे देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और मुझसे कोई नया टॉपिक आप समझना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।